बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। यानी कि दो इक्वल पैरेलल फोर्सेस हों लेकिन उनकी जो लाइन है वो सेम ना हो, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दूसरा, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से हम एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। थर्ड, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे दो आएंगे। A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो फार्मूला है Fx इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ फोर्स 10 न्यूटन की गिवन है और थीटा 30 डिग्री है। 10 कॉस 30 एफ एक्स इक्वल टू 8.7 न्यूटन। तो यहाँ पे एक डी ऑप्शन टिक होगा। 5, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय। जो कपल की डेफिनेशन है वही यहाँ पे इसका आंसर होगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इन नॉट इन द सेम लाइन। 6, a body is in equilibrium, then its a acceleration is uniform, speed is uniform, speed and acceleration are uniform, acceleration is zero। तो बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा। A body is in neutral equilibrium when its center of gravity is at its highest position, is at the lowest position, keeps its height if displaced, is situated at the bottom। तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। 8, racing cars are made stable by increasing their speed, decreasing their mass, lowering their center of gravity, decreasing their weight। तो जहाँ पे रेसिंग कार्स को स्टेबल करने के लिए उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो ठीक होगा। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 4.2, डिफाइन द फॉलोइंग। रिजल्टेंट वेक्टर, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन सब की हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए सिंगल वेक्टर दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि वो सिंगल वेक्टर जो जिसका सेम इफेक्ट होता है उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट के इक्वल जो ऐड किए जा रहे होते हैं। टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टा इक्वल टू एफ क्रॉस एल, फोर्स और डिस्टेंस। Center of mass, center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation। सेंटर ऑफ मास को हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो जहाँ पे जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखी है। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। वो पॉइंट जिस पे किसी भी बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। 4.3 है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले लाइक फोर्सेस हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो फोर्सेस जो आपस में पैरेलल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। कपल, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। कपल कैसे प्रोड्यूस होता है? जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो सेम लाइन में अप्लाई ना हो रही हो, तो उसको कपल कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी कि कोई भी बॉडी किसी जगह पे पड़ी है और हम उसको थोड़ा सा हिलाते हैं और वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है? इफ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर ए स्लाइटेस्ट टिल्ट, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
यानी कि हम बॉडी को अपनी जगह से हिलाएं और वो वापस अपनी पहली पोजीशन में ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। इसके बाद 4.4 है, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन हेड टू टेल रूल द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ ऑल द फोर्सेज आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल in such a way that the head of first vector join the tail of the next vector and so on। यानी कि हम क्या करते हैं कि हेड टू टेल रूल के ज़रिए से सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव लाइंस होती हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनको हम प्रॉपर स्केल के मुताबिक ड्रॉ करते हैं, सूटेबल स्केल के मुताबिक हम ड्रॉ करते हैं। किस तरह ड्रॉ करना है कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर एंड सो ऑन। यानी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से, और इसी तरह अगर थर्ड वेक्टर है तो उसका थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से, इसी तरह हम ज्वाइन करते जाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द हेड ऑफ द लास्ट एंड द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करने से हासिल होगा। 4.5 हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। A force is resolved into its rectangular components by drawing its two mutually perpendicular components। फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, कि पहले हम क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई कंसिडर करते हैं। एक फोर्स एफ है और वो एक एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बाय ड्राइंग इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हम उस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करके। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये भी हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। 4.6 व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। ए बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, या उसके ऊपर जितनी भी फोर्स नेट फोर्स है वो जीरो के इक्वल हो। ए बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर जीरो। यानी कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब तमाम फोर्सेज और तमाम टॉर्क्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं उनका सम जीरो के इक्वल हो। यानी कि फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीटली अप्लाई हो रही हो और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कंप्लीटली अप्लाई हो रही हो, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। 4.7 एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ए बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है कब, जब उसका जो रिजल्टेंट है उसकी तमाम फोर्सेस का वो ज़ीरो के इक्वल हो। मैथमेटिकली अगर हम उसको लिखें तो अगर एक बॉडी पे n नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उन तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। समेशन f इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम x और y कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको लिखें तो f1x, f2x, f3x, fnx इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम समेशन fx इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं या सिग्मा fx इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। f1y, f2y प्लस f3y अप टू fny इक्वल टू ज़ीरो, और इसको सिग्मा fy इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसके बाद 4.8 है, वाई देयर इज ए नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर एक बॉडी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बावजूद भी हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर क्या है, वन टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स देन दे सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन बट द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट। कि जब एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, अपोजिट उनकी डायरेक्शन है, लेकिन वो डिफरेंट लाइंस में अप्लाई हो रही हैं, मतलब उनकी लाइन सेम नहीं है, एक लाइन में अप्लाई नहीं हो रही। इसको हम प्रॉपर पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाई हुई, डायग्राम के मुताबिक क्या है कि अलोंग डिफरेंट लाइंस दे सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन
बट द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होने की वजह से, लेकिन वो बॉडी क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। जैसे अगर हम इस स्क्रीन को एक रेक्टेंगल कंसिडर करें, तो अगर एक फोर्स जहाँ से सेंटर से इस डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी फोर्स जहाँ से सेंटर से इस डायरेक्शन में लग रही है, तो तब तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम इस डायरेक्शन वाली फोर्स को यहाँ पे अप्लाई करें और इस डायरेक्शन वाली फोर्स को यहाँ पे अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस वक्त बॉडी रोटेट करने लग जाएगी अगर हम एक फोर्स यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है। दिस कंडीशन डिमांड्स एन अदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को प्रॉपर हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4.9 है, व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यानी कि कोई भी बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस पर अप्लाई हो रही होगी अगर उस बॉडी पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं उनका रिजल्टेंट टॉर्क जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा टी इक्वल टू जीरो। 4.10 गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। कि एक बॉडी मूव कर रही है और वो इक्विलिब्रियम में हो, ऐसी कौन सी एग्जांपल हो सकती है? तो ए पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। कि एक पैराट्रूपर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ज़मीन की तरफ आ रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्सेज हैं वो ज़ीरो की इक्वल हो चुकी हैं, तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस पर अप्लाई हो रही है। 4.11 थिंक ऑफ ए बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। तो एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, सपोज बॉल है उसको हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड एट मैक्सिमम हाइट, इट इज़ एट रेस्ट फॉर ए वाइल। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो वो कुछ देर के लिए रेस्ट में होगी, बट एट दैट मोमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन उस टाइम भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। सो इट इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो वो रेस्ट में तो है वहाँ पे, उस मैक्सिमम हाइट पे वो बॉडी रेस्ट में तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। 4.12 वाई बॉडी कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकती जब उसके ऊपर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो? तो इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, द टॉर्क ऑफ ए सिंगल फोर्स कैन नेवर बी जीरो। कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब सम ऑफ टॉर्क उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं वो जीरो के इक्वल हों। द टॉर्क ऑफ ए सिंगल फोर्स कैन नेवर बी जीरो। तो जो सिंगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसका टॉर्क कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। देयरफॉर ए बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती जब उस पर सिंगल फोर्स अप्लाई हो रही हो। 4.13 वाई द वेट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। व्हीकल्स, कार्स वगैरह का जो वेट है वो लो क्यों रखा जाता है या हाइट क्यों लो रखी जाती है? The height of vehicles या the weight of vehicles is kept as low as possible। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन the height of vehicles आएगा। the height of vehicles is kept as low as possible, so their center of mass must be kept as low as possible। कि हाइट व्हीकल्स की इसलिए लो रखी जाती है ताकि उनका सेंटर ऑफ मास लो रहे, जितना मिनिमम हम लो रख सकते हैं रखा जाए। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, यानी कि कार स्टेबल हो जाएगी प्रॉपर। यानी कि अगर वो स्पीड में टर्न लेती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने की वजह से वो टॉपल नहीं करेगी। तो यहाँ तक ये 4.14 है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। तीनों जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन करनी है और हर एक के साथ एक एग्जांपल भी देनी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? Such a state in which on disturbing a body slightly the body comes back to its original position। कि बॉडी को हम ज़रा सा अपनी जगह से हिलाएं वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए,
तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल क्या है, बुक लाइंग ऑन द टेबल, unstable equilibrium, such a state in which on disturbing the body slightly the body does not come back to its original position। ऐसी स्टेट जिसमें हम बॉडी को हल्का सा डिस्टर्ब करें अपनी पोजीशन से और वो बॉडी पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, स्टेट में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। एग्जांपल क्या है, ए पेंसिल स्टैंडिंग इन ए वर्टिकल पोजीशन, एक पेंसिल या बॉल पेन जो वर्टिकल पोजीशन में हम स्टैंड हुई है, खड़ी है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेट in which on disturbing the body slightly the center of gravity does not shift, एक ऐसी स्टेट जिसमें हम बॉडी को हल्का सा टिल्ट करें या अपनी जगह से हिलाएं और वो क्या करे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट ना हो, चेंज ना हो, उसकी हाइट सेम रहे, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल क्या है, बॉल और स्फीयर लाइंग ऑन द ग्राउंड, कि कोई भी बॉल या स्फीयर है वो ग्राउंड पे लाई कर रहा है या टेबल पे, तो उसको अगर हम अपनी जगह से हिलाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी हाइट चेंज नहीं करता, सेम रहती है उसकी हाइट। तो यहाँ तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। थैंक यू।